आज पढ़ते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। अगर शादी वॉइड है या वॉइडेबल है, तो अगर आपने वॉइड या वॉइडेबल मैरिज किया है और मान लें सपोज एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि एक इंसान ने एक शादी की थी, उससे 2 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसका किसी और स्त्री के साथ, किसी और स्त्री के साथ उसके संबंध थे, तो वो संबंध ऑब्वियसली वो जिस स्त्री के साथ थे वो पत्नी तो है नहीं, वो पत्नी है नहीं, ये तो एक इलिसिट रिलेशनशिप है, मतलब एक सही संबंध नहीं है। लेकिन अगर उस संबंध से कोई बच्चा जन्म ले तो क्या उस बच्चे का इस इंसान की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार है या नहीं? बच्चे कभी भी नाजायज नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में ये बात कही है। भले संबंध नाजायज है लेकिन बच्चे नाजायज नहीं माने जाएंगे। उस बच्चे का उतना ही प्रॉपर्टी माना जाएगा जितना पहली पत्नी से जो 2 बच्चे हैं उनका जितना अधिकार है, उस बच्चे का भी उतना ही अधिकार होगा। इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर्टी पाने में उसका भी बराबर अधिकार होगा, उसका अधिकार कहीं से कम नहीं होता। तो देखते हैं लेजिटिमेसी के बारे में क्या कहता है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट मैरिज इज नल एंड वॉइड, under section 11 any child of such marriage would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate। कहता है कि अगर शादी जैसा सेक्शन 11 में कहा गया था कि शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी, तो अगर वो वैलिड मैरिज होता तो बच्चा लेजिटिमेट माना जाता। यहाँ पे 2 शब्द हैं, लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है जायज और इललेजिटिमेट मतलब होता है नाजायज। मतलब एक वैलिड मैरिज से अगर बच्चा जन्म ले तो वो लेजिटिमेट, एक वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से बच्चा जन्म ले तो वो क्या होगा, वही बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये कहता है कि अगर शादी वैलिड हुई होती तो वो बच्चा लेजिटिमेट होता, लेकिन सेक्शन 16 कहता है कि इसमें भी, इसके बावजूद भी कि वो सेक्शन 11 में आता है वो मैरिज वॉइड था, लेकिन फिर भी बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। Whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, whether or not the marriage is held to be void otherwise than on the petition under this act। मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंसिक्वेंसेज हो, लेकिन बच्चे को लेजिटिमेट माना जाएगा। Where a decree of nullity is granted in respect of voidable marriage, शादी वॉइडेबल मैरिज है, मतलब कोर्शन, फोर्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, धोखे देके शादी किया गया था, पता नहीं था कि पत्नी पहले से पागल है, तो ऐसी शादी जो हुई थी तो वो तो एक वॉइडेबल मैरिज है, जो कोर्ट कहेगा कि ये वॉइड होगा, है ना। तो वो वॉइडेबल मैरिज से जन्मा हुआ बच्चे का क्या अधिकार होगा। एनी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर अ डिक्री इज मेड, अगर कोई एक बच्चा जो डिक्री से पहले जन्म लिया है, मतलब ऑर्डर से पहले जन्म लिया है, या कंसीव किया है मतलब मां के पेट में आ गया है, who would have been legitimate child of the parties to the marriage if a date of decree it had been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the degree of nullity। तो उसको लेजिटिमेट ही माना जाएगा। मान लो जायज, मतलब अगर मान लो कि मतलब माँ बाप, मतलब एक वॉइडेबल मैरिज का पिटीशन हुआ है, माँ बाप दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन बच्चे माँ के पेट में बच्चा आ चुका है और ये ऑर्डर बीच में पास हुआ है, मतलब 3 महीने के बाद ही ऑर्डर पास हो गया है, तो क्या बच्चा नाजायज? नहीं, बच्चा जायज है, लेजिटिमेट। Notwithstanding anything contained in subsection 1, subsection 2 shall be construed as conferring upon any child or marriage which is null and void or which is annulled by decree of nullity under section 12 any rights in or to the property of any person other than the parents, in case where but for passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being legitimate child of his parents। माँ भले, वो संबंध भले नाजायज हो सकता है, लेकिन बच्चे को लेजिटिमेट ही माना जाएगा, किसी भी परिस्थिति में जायज माना जाएगा। ठीक है, जैसे आज का जो दौर है
वो लिव इन रिलेशनशिप वाला दौर है। लिव इन मतलब लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस बीच में तो बच्चा जन्म ले सकता है, तो क्या बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा? बच्चे का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब किसी भी समय पे शादी भले रिकॉग्नाइज हो या ना हो, लेकिन बच्चे का लेजिटिमेसी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी के बारे में। मतलब अगर आपने एक से ज्यादा शादी की है, बाइगेमी मींस दो शादियां, अगर आपने एक से ज्यादा शादी की है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मतलब अगर आप हिंदू हैं और एक से ज्यादा शादी की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट? जो सेक्शन 494 और 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दिया गया है, 494 और 495 के तहत आपको सजा दी जाएगी। सेक्शन 18 कहता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। अगर आप कुछ और शर्त तोड़ेंगे हिंदू शादियों में तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 5 में जो भी कंडीशन दिए गए थे शादी के, जो कंडीशन अगर आप वो तोड़ते हैं, इन केस द कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 कह रहा है कि लड़की 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए। अगर ये कंट्रावेन होता है, ये तोड़ते हैं, मतलब 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी करते हैं, तो 18 सेक्शन जो है उसके तहत आपको सजा मिल सकती है 5 साल की रिगोरस पनिशमेंट और 1 लाख कंपनसेशन। अगर सब क्लॉज 4 और 5 तोड़ते हैं, मतलब आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या संपिंड संबंध में शादी की, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। 1000 रुपये का पनिशमेंट होगा ऐसा, और सजा लगभग 1 महीने की हो सकती है। आगे सेक्शन 19 क्या कहता है? कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। आखिर जो आपको बताया कि आपने जुडिशियल सेपरेशन अगर करना है, आपको है ना, पत्नी से अलग होना है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए जाना है, या डिवोर्स का मामला करना है, तो आखिर कहाँ होगा मामला? कौन से कोर्ट में होगा आपका मामला, और कैसे तय होगा कि कौन से कोर्ट में? जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, लड़का रहने वाला है बिहार का, लड़की रहने वाली है दिल्ली की, दोनों ने शादी किया था कलकत्ता में, दोनों कुछ दिन रहे थे बिहार में, फिर दोनों अलग हो गए, दोनों को अब डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कहाँ होगा ये केस फाइल? कलकत्ता में, बिहार में, दिल्ली में, जहाँ शादी किया था। और कहाँ वो बताता है सेक्शन 19 क्या कहता है? एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका ये मामला फाइल होगा, जिस इलाके में, जिस जिले में आप रहते हैं, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ तय होगा? वेयर द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड, जहां पे शादी हुई थी वहां। क्लाइंट्स हैं, मतलब लड़का लड़की, उनकी शादी हुई थी नॉर्थ 24 परगना में, तो नॉर्थ 24 परगना का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो है बारासात। केस जो केस फाइल होगा वो कहाँ होगा? बारासात में, क्योंकि शादी वहां हुई थी। और भी बहुत सारे जगह दिए गए हैं कहाँ केस फाइल हो सकता है। द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रिसाइडेड, रेस्पोंडेंट जहां लास्ट रहा हो वहां भी केस फाइल कर सकता है। बिहार। द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रिसाइड्स, रेस्पोंडेंट जहां लास्ट रहा हो वहां भी, जैसे रेस्पोंडेंट जहां रहता हो, अपोजिट पार्टी जहां रहता हो, उस इलाके में भी केस किया जा सकता है। तीसरा, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, वहां भी किया जा सकता है जहां हस्बैंड वाइफ लास्ट दोनों साथ में रहे थे, उस सिविल कोर्ट के जज के पास भी, डिस्ट्रिक्ट जज में केस किया जा सकता है। इन केस वाइफ इज द पिटिशनर, अगर पत्नी पिटिशनर है, वेयर सी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, तो पत्नी को यह अधिकार दिया गया है कि जहां वो रह रही है, अगर पत्नी लेना चाहती है डिवोर्स और वो या कोई मामला करना चाहती है इस एक्ट के तहत, तो जहां वो रह रही है वहां पे भी वो केस फाइल कर सकती है। जैसे इस केस में वो दिल्ली रह रही है, तो दिल्ली में भी फाइल कर सकते हैं डिवोर्स। आगे, द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन in case where the respondent is at that time residing outside the territory to which the act extends or has not been heard of being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। अगर 7 साल बीत चुके हैं और पता चल रहा है कि वो शायद मर चुका हो, तो जहां पे पिटिशनर रहता है या रहती है वहां के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने केस फाइल किया जा सकता है। तो कितने? पहला, यहाँ पे शादी हुई हो,
दूसरा जहां पे पत्नी रहती है वहां, जहां पे हस्बैंड वाइफ लास्ट रिसाइडेड थे वहां पे भी केस फाइल हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 24 के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ये बताया कि शादी के कंडीशंस क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट ने ये बताया कि कौन सी शादी वॉइड है, कौन सी वॉइडेबल है और कौन सी वैलिड है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ने ये भी बताया कि रेस्टिट्यूशन कब होगा, मतलब कैसे होगा, वापस कैसे आएंगे, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है, ये सब कुछ बताया हिंदू मैरिज एक्ट। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी बताया कि शादी रजिस्टर्ड कैसी होगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। जैसे शादी दो तरीके से रजिस्टर्ड होता है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसके सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। तो ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन एक एंगल छूट गया, वो है मेंटेनेंस। जैसे बच्चा, पत्नी, इनको मेंटेन करना पड़ेगा सर। तो हिंदू मैरिज एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया मेंटेनेंस का भी। मेंटेनेंस के प्रोविजन और भी बहुत जगह दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है। मतलब सीआरपीसी ये कहता है 125 नंबर सेक्शन कि एक इंसान अपनी पत्नी, बच्चे और माँ बाप को देखने के लिए बाध्य है, 125। दूसरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है, उसमें भी मेंटेनेंस की बात है, एडॉप्शन की भी बात है और मेंटेनेंस की भी बात है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसमें भी मेंटेनेंस, माँ बाप के मेंटेनेंस के बारे में बात किया गया है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस की बात की गई है। यहां पे किसकी मेंटेनेंस की पढ़ते हैं। मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब केस चलने के दौरान जो मेंटेनेंस होगा वो देना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, केस चलाने का एक्सपेंस भी देना होगा। जैसे मैंने अगर एक डिवोर्स फाइल किया और जो अपोजिट पार्टी पत्नी है, भैया उनको भी तो केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो तो हाउसवाइफ है, वकील के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा भी हमको ही देना है। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के तहत अगर आप कोई केस चला रहे हैं, इट अपीयर्स टू द कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट ऑफ हर और हिज सपोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को पैसे की जरूरत है और उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास पैसे का कोई माध्यम नहीं है, एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, केस को चलाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, वकील रखना, क्लर्क को पैसा देना, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाना, ये जो करने के लिए पैसे चाहिए, इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड, हस्बैंड या वाइफ के एप्लीकेशन पे, अगर एप्लीकेशन करे कोर्ट में, मतलब एक डिवोर्स केस चल रहा है उसके दौरान जो अपोजिट पार्टी है अगर वो चाहे तो सेक्शन 24 के अंदर एक अलग सा एप्लीकेशन कर सकता है कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और मांग सकता है कि भैया हमको पैसे दिए जाए। लड़का या लड़की दोनों, हस्बैंड या वाइफ दोनों मांग सकता है कि भैया हमको पैसे दिए जाए ताकि हम अपना केस लड़े, केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर देखे कि ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो तो वो पिटिशनर को, मतलब जिसने केस किया है, उसको ऑर्डर दे सकता है कि तुम इतना पैसा 1000 2000 हर मंथ को अपोजिट पार्टी मतलब रेस्पोंडेंट को दोगे। ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे द पिटिशनर, लड़ने के लिए अगर पैसा नहीं रहेगा तो कौन देगा पैसा? पिटिशनर देगा। जैसे मान लो एक हस्बैंड ने केस किया डिवोर्स का, तो जो पत्नी है वो तो हाउस वाइफ है, उसके पास पैसा है नहीं केस लड़ने का, तो इसका मतलब ये और अकेले ही जीत जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर पालेगा। क्या पालेगा? एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब सिर्फ इसी के फेवर में कोर्ट इसको सुन के ऑर्डर दे देगा, जो कि एक गलत बात है। तो महिला को भी तो केस लड़ने का मौका मिलना चाहिए, तो आखिर पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कौन देगा? पिटिशनर को भी डायरेक्शन दिया जा सकता है कि भैया तुम हर मंथ का पैसा उसका देगा, ठीक है। एंड respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to petitioner's own income and income of the respondent it may seem to the court to be reasonable,
जैसा कोर्ट को लगेगा वैसा अमाउंट कोर्ट निर्धारित कर देगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा, हम जो मांग रहे हैं अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो दे सकता है। प्रोवाइसो में कह रहा है, प्रोवाइडेड में, द प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of the service of notice on the wife or the husband as the case may be। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ केस करे कि हमको भैया पैसा चाहिए तो वो एप्लीकेशन 60 दिन में डील होने चाहिए। कितने दिन में? 60 दिन में सर्विस ऑफ नोटिस से। मतलब मान लो पत्नी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और अपना कुछ भी काम चल नहीं रहा, पैसे ही नहीं है और उसको डिवोर्स चाहिए, तो हम कोर्ट को कहेगा कि उसको डायरेक्शन दिया जाए कि हमको एक्सपेंसेस जो हैं वो हमको प्रोवाइड किया जाए ताकि हम केस लड़े। मतलब वाइफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हाँ वाइफ है, और उसको डिवोर्स चाहिए हमसे, पत्नी है मेरी, हाँ ठीक, तो उसके पास तो बहुत पैसे है, हाँ, लेकिन मेरे पास तो नहीं है तो पिटिशनर देगा। तो पिटिशनर तो वो हुई जो मामला फाइल किया वो। अच्छा, मतलब तो हस्बैंड या वाइफ दोनों को ही बोला गया। अच्छा, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, इसका मतलब होता है परमानेंटली एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ पैसे देगा परमानेंटली मेंटेनेंस के रूप में। एलिमनी का मतलब होता है कि जिंदगी जीने के लिए जो पैसे चाहिए वो permanently। Any court exercising jurisdiction under this act may at the time of passing any decree or at the time subsequent thereto on an application made to it for the purpose by either wife or a husband। कोर्ट किसी भी मामले में, मतलब डिवोर्स का मामला है या रेस्टिट्यूशन का मामला है या जुडिशियल सेपरेशन का मामला है, किसी भी स्टेज में ऑर्डर सुनाने से पहले या सुनाते वक्त या उसके बाद अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक एप्लीकेशन करे, as the case may be, order the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or some monthly or periodical sum for term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income। तो इसमें रेस्पोंडेंट पार्टी को कोर्ट ये निर्देश देगा कि तुम एप्लीकेंट को, मतलब जो एप्लीकेशन किया है, मतलब मैं अगर मांग रहा हूं पैसा तो पत्नी हुई रेस्पोंडेंट अपोजिट पार्टी, तो कोर्ट रेस्पोंडेंट पार्टी को, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इनकम है, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकता है कि हमको, मैं एप्लीकेंट हूं, मैं मांग रहा हूं कोर्ट से कि हमको एक मंथली इनकम चाहिए। जैसे आज ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जहां पे पत्नियां हाउसवाइफ होती हैं, जहां तक पत्नियां हाउसवाइफ होती हैं तो उनके पास जिंदगी जीने का कोई साधन नहीं है, तो उनको तो एक मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो पति को कोर्ट ऑर्डर देता है कि तुम इसको परमानेंट एलिमनी देगा, मतलब जब तक वो जिएगी तब तक 5,000 रुपए 10,000 रुपए उसको हर महीने तुमको देने हैं। एक जज अमाउंट फिक्स करेगा ना? हाँ, अमाउंट जज फिक्स करेगा। क्या वो अमाउंट रहेगा? 5,000 4,000 3,000 10,000 मंथली का। तो ऐसे में चलेगा उसका? अभी एक इंसान को जीने के लिए कैसे, ज्यादा कितना चाहिए? मान लो अगर लड़की की कमाई ही 15,000 है तो 15,000 दे दे? नहीं, उसके माँ बाप नहीं है। तो जज को भी देखना चाहिए कि हस्बैंड कितना कमा रहा है उसी। हाँ, ये सब के अनुसार। अच्छा, ये सब के अनुसार तब हाँ, तो बहुत अच्छा है। आगे, पीरियोडिकल सम फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो पैसा मांग रहा है उसकी जिंदगी के बाहर नहीं, वो जब तक जिंदगी जिएगा तब तक उसको पैसे मिलेंगे। And other property of the applicant, the conduct of the parties and the circumstances of the case, it may seem to the court to be just and such payment may be secured if necessary by charge on the immovable property of the respondent। अगर कोर्ट ऐसा देखे कि हमको किसी चीज को बंधक बना लेना है या कोई कंडीशनल ऑर्डर देना है, कैसा कोई कंडीशनल ऑर्डर देना है, मतलब ऐसा कोर्ट को लग रहा है कि शायद बाद में ये पैसा देना बंद कर देगा पत्नी को, तो कोई कंडीशनल ऑर्डर भी कोर्ट सुना सकता है। आगे, if the court is satisfied that there is a change in circumstances of either party at the time after it made an order under subsection 1, it may at the instance of the either party may vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just। जैसे कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं अपनी पत्नी को 10,000 रुपए दूंगा जब तक वो जिएगी तब तक,
लेकिन बीच में अब इसको सरकारी नौकरी लग गई है और इसकी खुद की सैलरी 35,000 है। किसका? मेरी पत्नी की। अच्छा, डिवोर्स के बाद मान लो कि उसकी पत्नी की सैलरी नौकरी लग गई है, 35,000 की सैलरी है, तो अब तो उसे मेरी 10,000 की जरूरत नहीं है। तो मैं कोर्ट को सब क्लॉज 2 में ये कह सकता हूं कि हुजूर अब तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, अब 10,000 क्यों देने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, आप कृपया करके ये ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो मतलब अगर सर्कमस्टांसेस में फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो ऑर्डर में भी चेंज आ सकता है। If the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, जैसे जिसको मतलब जिस हस्बैंड को बोला गया था कि पत्नी को 10,000 दोगे, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तब नहीं दे सकता। तब अगर वो रीमैरिड कर लिया है तो अब पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी के बारे में बात करता है, मतलब परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। और 24 किसके बारे में बात करता है? 24 बात करता है सिर्फ बोलता है बस एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंसेस, सिर्फ जो मामला चलने के दौरान जो खर्च है 24 में, बस उसके बारे में बात करता है। इसके बाद सेक्शन 26 custody of children. In any proceeding under this act, the court may from time to time pass such interim order and make such provision in the decree as it may deem just proper with the respect to the custody. किसी भी केस में कोर्ट को जब लगे, जैसा भी ठीक लगे, कोर्ट वैसा इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। इंटरिम ऑर्डर मतलब एक मामला चलने के दौरान फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आता, बीच में जो ऑर्डर्स पास होते हैं उसे कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। मामला का जो लास्ट होता है उसे डिक्री कहते हैं, फाइनल जजमेंट डिक्री कहते हैं, लेकिन जो बीच में पास होता है ऑर्डर थोड़ा थोड़ा, उसे इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। तो इंटरिम ऑर्डर कोर्ट दे सकता है इन द डिक्री एज इट मे डीम जस्ट एंड प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टडी। किस किस बारे में दे सकता है? बच्चे की कस्टडी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन, है ना। जैसे मान लो जो डिवोर्स के मामले चल रहे हैं उसका ग्राउंड है कि पत्नी पागल थी, तो क्या इस कंडीशन में बच्चे को पत्नी के साथ रहने दिया जा सकता है? नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो पापा के साथ जाने दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, बाद में चेंज भी हो सकता है। कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस, लेकिन बच्चे के भी राय पूछा जाता है। द पर्पज मेक फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल सच ऑर्डर एंड द प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन एज माइट हैव बीन मेड बाय सच डिग्री और इंटरिम ऑर्डर in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend, vary such orders. कोर्ट को अगर जब जब लगेगा कस्टडी ऑफ चाइल्ड के लिए तो अलग अलग इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है सेक्शन 24 में। इसके अलावा बच्चे के मेंटेनेंस के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक स्पेशली लिखा गया है, जिसमें बच्चे के मेंटेनेंस के लिए भी मामला फाइल होता है। यहाँ पे ये हिंदू मैरिज एक्ट में थोड़ा सा प्रोविजन मेंटेनेंस का दे दिया, थोड़ा सा बच्चे की कस्टडी को लेके दे दिया, है ना। इन सब के बारे में जानकारियाँ दी हैं। तो ये खत्म होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, और अगर आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।